नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा। और जो मेरे साथी फिटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई में पढ़ रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम जो नीमी की पीडीएफ्स हैं जिनमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। आप सभी ने ऑलमोस्ट ये पढ़ रखी होंगी, लेकिन इनमें और कितने क्वेश्चन बन के निकल सकते हैं या कुछ कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन समझने का जो तरीका है वो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक तो जो साथी चैनल पे नए आए हो वो भाई सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ले। हम सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पे सोल्व कराएंगे और अलग से भी मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ही मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड भी करी थी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया था। तो इस तरह के और भी वीडियोज़ मैं यहाँ पे लेकर के आता रहूँगा भाई। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक करके जाए, और आप भी साथ साथ में अपने आंसर टिक करते रहें कि आपके कितने आंसर सही हुए वो कमेंट सेक्शन में जाते समय ज़रूर बता करके जाएं, ऐसे खाली नहीं जाए भाई। तो हमने 80 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। यहाँ पे देखिए, विच पिच ऑफ द ब्लेड यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। कौन सी ब्लेड की पिच यूज की जाएगी ब्रॉन्ज, पीतल, कांस्य और कास्ट आयरन को काटने के लिए? बताइए आपका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो डी ऑप्शन रहने वाला है। जो क्या चक्कर है, जो डी ऑप्शन है 1.80 mm, ये कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो पतली हमारी प्लेट्स वगैरह होती हैं उनको काटने के लिए 0.8 mm की पिच है वो यूज़ में ली जाती है। और जो कुछ पाइप वगैरह होते हैं, हल्के मोटे पाइप जो होते हैं, उनको काटने के लिए जो 1 mm की जो पिच है वो यूज़ में ली जाती है। तीनों के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो इनका आंसर आपको यहाँ पे करना रहेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 82 का। व्हाट हैपन इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज टू हाई। जो क्लियरेंस एंगल है वो किसी छेनी का अगर हम बहुत अधिक कर देंगे तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है छेनी है वो स्लिप कर जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि वो सतह पर गड्ढा कर देगी। तीसरा ऑप्शन है कटिंग एज टूट जाएगी। चौथा ऑप्शन है सतह से भारी धातु निकल जाएगी। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, ये जैसे आपकी जॉब की सतह है, क्या सीन है यार, ये आपके जॉब की सतह है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी चीजल है वो लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो कोण बनता है ये क्लियरेंस एंगल है, ठीक है। इस सतह के और इसके बीच में जो ये कोण बनता है ये क्लियरेंस एंगल है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और इसके बीच में जो कोण बनता है वो रैक एंगल, और बीच का ये जो कोण है ये कटिंग एंगल है। तो अगर हम क्लियरेंस एंगल क्या कह रहा है, ये बढ़ा देंगे, मतलब चीजल को और ज़्यादा इस तरीके से खड़ा कर देंगे, जब ये खड़ी चलेगी इसके अंदर तो क्या होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन है वो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा? जब आपको पता रहेगा कि क्लियरेंस एंगल कहाँ है, रैक एंगल कहाँ है, कटिंग एंगल कहाँ है, सारे एंगल पता रहेगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला है सतह पर गड्ढा कर देगी, कटिंग एज टूट जाएगी या सतह से भारी धातु निकल जाएगी। इसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर क्लियरेंस एंगल को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, चीज़ें ऐसे खड़ी हो जाएगी इस तरीके से, फिर इस पर चोट मारेंगे तो ये सतह के ऊपर गड्ढा कर देगी। ये हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 83 का हमारा, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पज। रिवेटिंग करने के लिए कौन सा हैमर हम यूज में लेते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। जिन साथियों ने नहीं पढ़ा वो देख लें। यहाँ पे ऑप्शन है स्लेज हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर, चार ऑप्शन दिए गए हैं के सामने। तो हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो बॉल पिन हैमर है। जो पिन साइड होती है, बॉल साइड होती है, उस साइड से हम जो रिवेटिंग क्रिया है वो कर पाते हैं, उसका हेड है वो बना पाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो पहले वाले वीडियो में हमने जो फीड थी उसकी इकाई पूछी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था mm प्रति रिवॉल्यूशन था। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो मीटर प्रति मिनट रहने वाला है। ये आप नोट करके रख लें कि जब कटिंग स्पीड की बात आएगी तो मीटर प्रति मिनट आंसर रहेगा, और जब आपके फीड की बात आएगी तो मिलीमीटर प्रति रिवॉल्यूशन आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 85 की। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये वाला, इधर भी यही है और इधर भी यही है, इसका नाम बताना आपको।
ये दोनों सामने के इसके होठ हैं, लिप्स हैं, जो टच करते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा। जो लैंड है वो ये वाला किनारा होता है इस ड्रिल बिट के अंदर, ठीक है। फ्लैंक है वो ये वाली जगह होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक ड्रिल बिट के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 86 का, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये ड्रिलिंग मशीन दे रखी है, इसमें एक्स के रूप में एक भाग को चिन्ह कर रखा है। ये भाग क्या नाम है इसका, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है ड्रिल चक, फ्री हैंडल, ड्राइविंग मोटर और डेप्थ गेज एंड स्टॉप। तो देखिए यहाँ पे ये ड्रिल चक लगाया गया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रिल चक इस मशीन के अंदर पूछा गया है हमसे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 87 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है। देखिए थ्रेड के अंदर 3 प्रकार के व्यास होते हैं, मेजर डायमीटर, एक पिच सर्किल डायमीटर और एक माइनर डायमीटर। तो माइनर डायमीटर पूछा है आपसे जो रूट से रूट तक होता है, और जो मेजर डायमीटर है वो क्रस्ट से क्रस्ट के बीच में होता है, और एक उनके दोनों के बीच में काल्पनिक डायमीटर होता है जिसको हम पीसीडी बोलते हैं, पिच सर्किल डायमीटर। तो आपको अगर तीनों चीज़ों के बारे में पता होगा तो इजीली बता पाएंगे कि माइनर डायमीटर कौन सा है इनमें से। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माइनर व्यास बराबर है मेजर व्यास माइनस 2 गुना पिच, पिच का 2 गुना करके हम मेजर व्यास में से माइनस करेंगे तो सही है क्या। अगला ऑप्शन है मेजर डायमीटर प्लस 2 गुना पिच, उसमें जोड़ देंगे 2 गुना पिच करके तो सही है क्या। सी ऑप्शन है मेजर डायमीटर प्लस 2 गुना गहराई, अगर गहराई को डबल करके और फिर मेजर डायमीटर में जोड़ देंगे तो क्या सही आंसर आ जाएगा हमारा। और लास्ट ऑप्शन है हमारा मेजर डायमीटर में से 2 गुना गहराई करके हम घटा देंगे तो क्या सही आ जाएगा हमारा। तो चारों में से आपको सही आंसर देना है। तो देखिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। क्या बात है यार, जैसे कोई 2 चूड़ियाँ मैंने बना दी, तो यहाँ से यहाँ के बीच में होता है माइनर डायमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच में होता है मेजर डायमीटर, ठीक है। अब ये जो क्या हो गई, ये गहराई होगी, देखो तो गहराई का अंतर है ना, तो गहराई ऊपर भी है और गहराई नीचे भी है भाई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जब मेजर डायमीटर है बड़े वाला डायमीटर, उसमें से ये गहराई और ये गहराई, यानी कि 2 गुना गहराई जब हम घटा देंगे वो तब हमारा माइनर डायमीटर निकल के आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डायमीटर होता है वो होता है पीसीडी। अगर पीसीडी आपसे पूछा जाए तो वो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा कि मेजर जो डायमीटर है माइनस में 2 गुना डेप्थ अगर हम कर देंगे तो हमारा माइनर डायमीटर निकल के आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नंबर 88। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में ये आपके यहाँ पे निशान लगा रखा है तो सभी को पता है, इसका नाम है थिम्बल। यहाँ पे ये जो जगह है इसको कहते हैं हम स्लीव, ये इसका स्पिंडल है, ये एनविल है, ये फ्रेम है, ये रेचेट स्टॉप है, ये सारे इसके भागों के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 89 का। यार ये मक्खी वगैरह बैठ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। 89 का क्वेश्चन देखिए, 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। तो 50 से 75 माइक्रोमीटर की रीडिंग आपको बतानी है। यार कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिए 50 से 75 का मतलब ये होगा कि 50 साइज तो हमारा पहले ही हो गया, ठीक है। यहाँ से 0 से शुरू होगा मतलब 50 से शुरू होगा। उसके बाद इसने कितना पार कर लिया, 10 तो ये हो गया, 11 12 13, तो इसमें 13 और मैं ऐड कर देता हूँ साथ में, तो 63 तो वैसे ही हो गया इसका माप, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे की एक लाइन भी इसने पार कर दी, तो नीचे की लाइन की वैल्यू कितनी होती है 0.5, तो इसके अंदर 0.5 और जोड़ गया, यानी कि 63.5 तो यहाँ पर हो चुका है पहले ही। अब इसके बाद करें इसकी रीडिंग की, तो इसने कौन सी लाइन इससे मैच हो रही है, देखिए 10 के बाद 11 12 और 13, तो इसके अंदर मैं 13 और ऐड कर देता हूँ, यानी कि 0.13 इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, तो हमारी जो टोटल रीडिंग हो जाएगी 63.63। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है हमारा 63.63, ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 का।
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये आपके सामने वर्नियर हाइट गेज दे रखी है, इसमें एक्स से चिन्हित भाग दे रखा है, ये दे रखा है ये भाग, इसका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन देखिए, बीम है, मेन स्केल है, फाइन एडजस्टिंग नट है और फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। तो देखिए बीम तो आपके सामने ये दी गई है इसके अंदर, ठीक है। मेन स्केल इसी के ऊपर बनी हुई है, ये यहाँ पे मेन स्केल मुख्य पैमाना है। फाइन एडजस्टिंग जो स्क्रू होते हैं वो ये है, और फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है वो इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 का। इस वाइस का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप वाइस को बड़े ही ध्यान से देखिए कि इस वाइस का नाम क्या है, एक बार देख लीजिए। ऑप्शन में दे रखा है, देखिए सबसे पहले हैंड वाइस, बेंच वाइस, टूल मेकर्स वाइस और क्विक रिलीज वाइस। अब इस वाइस को आप बेंच वाइस से रिलेट मत करिए, क्योंकि क्या अंतर है देखिए मैं बता देता हूँ आपको। इसके नीचे यहाँ पे एक छोटी सी पिन दे रखी है, ये देखिए ये पिन अलग से दे रखी है, तो ये इसको बेंच वाइस से अलग कर देती है। तो इसका जो नाम रहेगा वो क्विक रिलीज वाइस रहेगा। क्या ये क्विक रिलीज वाइस है? इस पिन को निकालते ही हम इस वाइस को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 का। इसमें देखा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए एज के ऊपर कर रखा है, तो एज ऑप्शन ये टिप है, हील है, टैंग है, सेफ एज है। सेफ एज इसलिए दे दिया क्योंकि ये हैंड फाइल है। हैंड फाइल में सबको पता है कि साइड की जो दोनों सतह हैं उनके ऊपर कोई भी दांते नहीं होते, इसलिए उसका नाम सेफ एज फाइल भी होता है। तो ये एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम है सेफ एज, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 93 की। तो इसमें दे रखा है इस ऑपरेशन का नाम बताइए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमने ट्राई स्क्वायर को उल्टा रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, तो हम क्या चेक कर रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है मार्किंग लाइन एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर मार्किंग चेक कर रहे हैं, समतलता की जांच कर रहे हैं, स्क्वायरनेस की जांच कर रहे हैं, या सही कोण पर कार्यखंड को सेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ। तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम समतलता की जांच कर रहे हैं। इसके नीचे से हम देखेंगे कि कोई रोशनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो हमारी जो समतलता वो सही है, अगर रोशनी आ रही है तो हमारी समतलता है वो खराब है। अगला क्वेश्चन है 94 का। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना, रफ फोर्जिंग और कास्टिंग, वही ब्लैक मेटल होगी, रफ फोर्जिंग होगी, या कास्टिंग की हुई चीज़ें। ऑप्शन में है वाइट वॉश, और देखने को मिल जाएंगे आपको पोर्शन ब्लू वगैरह, कॉपर सल्फेट वगैरह। ये रहा पोर्शन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोस लेकर। तो देखिए जितने भी कास्टिंग किए हुए या रफ फोर्जिंग किए हुए अपने पास जो एमएस वगैरह आती है, इन सब के ऊपर हम वाइट वॉश से ही मार्किंग करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 95 का। विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पन डिवाइडर पॉइंट? पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है कि जो एक डिवाइडर का पॉइंट है उसको रीशार्प करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो क्या फाइल से हो जाएगा, ग्राइंडर से हो जाएगा, स्क्रैपर से हो जाएगा, या ऑयल स्टोन से होगा? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑयल स्टोन चला जाएगा, जो एक पत्थर होता है उसके ऊपर रगड़ के ही हम कर सकते हैं। फाइल वगैरह से करना पॉसिबल नहीं है उसको शार्प करना। अगला क्वेश्चन है हमारा 96 का। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिखने में शायद दिक्कत आ रही होगी। देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर? बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? लंबाई की जांच करता है, कार्यखंड को सेट करता है, कोण को मापता है, या गहराई को मापता है। ये चारों में से आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, कोण मापने के लिए काम में आता है हमारा बेवल प्रोटेक्टर। अगला जो ऑप्शन हमारा नेम द फाइल्स, जो रेती दी गई आपके सामने स्पेशल फाइल दी गई है, इसमें आपको इसका नाम बताना है कि क्या नाम है। ऑप्शन में दिया गया है रिफलर्स फाइल, टिंकर्स फाइल, बैरेट फाइल और क्रॉसिंग फाइल। तो सही आंसर आपको बताना है। आप अपना आंसर मैंने बताया टिक करके रखिए, अपने आप को पहचानिए कि आपके कितने आंसर इसमें से सही हो रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन मैंने पहले बताया भाई कि इस बार हाइब्रिड सीबीटी करवाने की तैयारी है इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए, बोर्ड के जो चेयरमैन उन्होंने कह दी है इस बात को, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से रखें। आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर कंप्यूटर पे आएगा, तो उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी रहती है। तो हमारा यहाँ आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। टिंकर्स फाइल है ये, जो एक हैंडल के साथ में सेट करनी पड़ती है, लचीली रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 98 का।
खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया है कि खोखली बेलनाकार जॉब किस वाइस में पकड़ी जाएगी। ऑप्शन दिया गया है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और बेंच वाइस। भाई जो खोखली और बेलनाकार जॉब होगी वो क्या कहलाएंगी, पाइप ही तो कहलाएंगी। और पाइप को किस में पकड़ेंगे हम, पाइप वाइस में पकड़ेंगे, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, पाइप वाइस। अगला क्वेश्चन हमारा 99 का, इसमें लिखा हुआ है कंडूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वही आ गया, मैंने पहले बताया भी था आपको पहले क्वेश्चन में ही, इसमें पतली ट्यूब काटने के लिए आ गया यहाँ पे टू कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, पतली ट्यूब वगैरह काटने के लिए, चदर काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। 0.8 mm पिच है वो यूज में ली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 का, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शो का प्रयोग किया जाता है। ये भाई पावर सा मशीन में से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पावर सा के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें 4 प्रकार की सा दे रखे, पावर सा, सर्कुलर सा, कंटूर बैंड सा और हॉरिजेंटल बैंड सा। मैंने पावर सा के ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसमें प्रत्येक मशीन क्या क्या कार्य करेगी उसके लिए हर चीज़ मैंने बता सकती है। और हमारे सिलेबस में पावर सा दिया गया है। तो आप मेरे चैनल पे जाकर के मेरे नाम पे क्लिक करिए, फिर ऊपर प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और फीडर मिलेगी एक आपको प्लेलिस्ट, उसके अंदर ये पावर सा से रिलेटेड प्रॉपर एक वीडियो जिसमें सबके काम मैंने बता रखे हैं। तो हमारे सिलेबस में भी है पावर सा, आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर नोट कर लें। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपका पावर सा से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल के लिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे अपना आंसर है वो हो जाएगा कंटूर बैंड सा है, वो प्रोफाइल के ऊपर कटिंग करने के लिए काम में ली जाती है। और जिसके अंदर जो ब्लेड है वो सर्कुलर यूज होती है, वो कौन सी सा है, वो हॉरिजॉन्टल बैंड सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फाइल सरफेस। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। जब फाइल की खुद की सरफेस के ऊपर खरोंच लगने लग जाए तो उसका क्या कारण है। ऑप्शन दे रखा है पिनिंग, ग्लेजिंग, फाइल बाइट और रैपिंग या वार्पिंग, क्या लिखा हुआ है। अगला जो इसका जो आंसर है आपको काफ़ी इजीली बता पाएंगे आप कि जब फाइल के दांतों के बीच में खुद धातु के छोटे छोटे कण फंस जाते हैं तो फाइल खुद के ऊपर ही स्क्रैच लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होती है, वो प्रक्रिया उसको कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। हमारा आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। इस चीजल का नाम क्या है। देखिए आपके सामने दिया गया है, फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। पहले तो चीजल कर क्या रही है, देखिए यहाँ पे एक जॉब के अंदर चेन ड्रिलिंग की गई है। ये चेन ड्रिलिंग की गई है। चेन ड्रिलिंग के बाद ये इस धातु को यहाँ से निकालेगी। तो ये पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें डायग्राम नहीं था लेकिन वैसे ही पूछा हुआ था चेन ड्रिलिंग के बाद कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा, वेब चीजल इसका सही आंसर है कि चेन ड्रिलिंग के बाद वेब चीजल से हम धातु को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। भाई हथौड़े का जो फेस होता है, जैसे ये फेस है, इसके बीच में थोड़ी सी उत्तलता देते हैं यहाँ पे, वो क्यों दी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, टू अलाउ इवन लोड ऑन स्ट्राइकिंग, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, टू प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस, काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल जो रीजन दिया गया है वो ऑप्शन बी है हमारा, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज। क्या कि अगर हम बीच में हल्का सा इसमें नहीं देंगे, ऊपर कनकेव नहीं देंगे, तो जब चोट मारेंगे तो किनारे डायरेक्ट टकराएंगे और किनारे टूटने की संभावना हथौड़े में ज़्यादा रहती है। जैसे चीजल के भी किनारे टूट जाते हैं। अगर हम बीच में से ऊंचा कर देंगे तो बीच की सतह जल्दी से खराब नहीं होती, इसलिए बीच में से सतह को थोड़ी सी ऊपर दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस हथौड़े का नाम क्या है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बता पाएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं मैलेट हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखिए हैंडल के साथ में क्रॉस है इसकी पिन, तो हमारा जो आंसर है वो क्रॉस के साथ चला जाएगा, क्रॉस पिन हैमर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं 105 का, चिपिंग करते समय छेनी के एक्स और जोब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। चिपिंग करते समय छेनी के अक्स,
देखिए छैनी का अक्ष कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जैसे एक चीज दी गई है आपकी, ठीक है, ये जोब की सतह है, ठीक है, तो ये जो इसके बीचों बीच एक लाइन लगेगी ना, ये चीजल का एक्सिस है। इन्होंने क्या कहा है, छैनी के अक्ष और जोब की सतह, ये जोब की सतह और ये छैनी का अक्ष है, तो ये तो नया ही एंगल बन गया भाई, ठीक है। ये तो यहाँ तक अगर मैं एक लाइन इसके साथ खींचता हूँ और एक लाइन इसके साथ खींचता हूँ, ये परपेंडिकुलर खींचता हूँ, तो ये क्लियरेंस एंगल, ये कटिंग एंगल और ये रैक एंगल, ये तो चौथा एंगल हो गया। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, रैक कोण, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और आपसे क्या पूछा है, छैनी के अक्ष और जोब की सतह, तो छैनी का अक्ष तो ये हो गया और जोब की सतह ये हो गई। मैंने क्या कहा, ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि कौन सा एंगल कहाँ पे है, तभी आप क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के और इस डायग्राम को देख करके अपने दिमाग में ही और आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो एक्स के साथ में और सरफेस के बीच में दिया गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 का, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन है टेंसिटी, हार्डनेस, भंगुरता और टफनेस। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ब्रिटलनेस के साथ में चला जाएगा। भंगुरता की वजह से विकृति है वो एक समान नहीं आती है, कहीं से भी कुछ भी कैसे भी टूट सकता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 107 का, गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। मैंने पहले ही कह दिया इस बार सीबीटी होने वाला है, तो भाई डायग्राम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, इसका नाम बताना आपको। ऑप्शन है कैप, लॉक, स्टॉक, थिम्बल। तो देखिए जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसमें तो फ्रेम के ऊपर जहाँ पे आपकी स्लीव स्टार्ट होती है वहाँ पे लॉक दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉक यहाँ दिया गया है, तो हमारा जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, ये लॉक दिया गया है आपको। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। जो टैप्स हैं वो सामने से चैम्फर क्यों किए जाते हैं लीड के ऊपर से, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं अलाइनिंग करने के लिए, यानी कि जो टैप है उसको अलाइन में लेके आने के लिए, फिनिशिंग लेके आने के लिए, उसकी ताकत के लिए, स्ट्रेंथनिंग हो गया, या ग्रिपिंग पकड़ करने के लिए। तो सही आंसर आपको बताना है इसका कि टैप में आगे से टेपर क्यों करते हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए के साथ में जाएगा, अलाइन करने के लिए। देखिए अगर छेद से साथ जब हम टैप को मैच करते हैं, अगर वो सामने से थोड़ा चैम्फर नहीं होगा, टेपर नहीं होगा, तो उसके अंदर अलाइन कैसे हो पाएगा, पकड़ कैसे करेगा सबसे पहली थ्रेड के साथ में जा करके। अगर वो थ्रेड उससे पहले ही बड़ी होगी तो वो गड्ढे के अंदर जाएगा ही नहीं। एक बार पकड़ करने के बाद चूड़ियाँ कटती जाती हैं और टैप है वो अंदर जाता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। भाई ड्रिलिंग मशीन का नाम पूछा है, यहाँ तो नहीं है, ड्रिलिंग मशीन तो इधर मिलेगी, ये रही आपके सामने ड्रिलिंग मशीन दी गई है। भाई एक ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये ड्रिलिंग मशीन के भी सारे डायग्राम आप नोट करके रखना भाई। ये जो गैंग ड्रिलिंग मशीन है और रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम आ सकते हैं आपके, पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो पिलर ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। पिलर दे रखा है साफ साफ में। वैसे पिलर तो बेंच ड्रिलिंग मशीन भी होता है, लेकिन उसका साइज आपको छोटा दिया जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं 110 का, इस बाहरी माइक्रोमीटर की ब्रिटिश रीडिंग क्या है। आपसे ब्रिटिश रीडिंग पूछी है, यानी कि इंच में आपसे माप पूछी है। तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर मार्किंग दे रखी है 1, 2 और 3। उस 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0.300। अरे भाई रुक जा, 300। 3 के बाद में इसने यहाँ पे 1 और 2, ये लाइन यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है भाई, दूसरी लाइन हो रहेगी यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है नहीं। 2 लाइनें पार कर गई तो उनका ये हो जाएगा 2 गुना में 0.025, यानी कि ये जुड़ जाएगा इसके अंदर। अगर इसको गुना करेंगे तो हम 0.050, ठीक है। और फिर लास्ट में इसने कौन सी लाइन मैच कर रखी है, 9 नंबर की। तो 9 नंबर की लाइन को हम यहाँ पे 9, ये होता है 0.009। लिस्ट काउंट होता है ना इसका, कितना होता है लिस्ट काउंट इसका इंच में, बताएंगे साथी।
इंच में लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर का कमेंट करके 0.001 इंच होता है हमारा इसका लिस्ट काउंट। तो देखिए ये हो जाएगा टोटल 0.359, तो इसमें 0.359 हमारा ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए भाई, ये प्रैक्टिकली आप हाथ में लेकर के प्रत्येक इक्विपमेंट को पढ़ना सीखें, या डायग्राम दिया जाएगा, मार्क कर दिया जाएगा और आपको इसके रीडिंग है वो बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 111 का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। तो देखिए आपको एक्यूरेसी बतानी है, लिस्ट काउंट बताना है इसका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिए गए हैं 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, 5 सेकंड। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 112 का, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। वर्नियर कैलिपर की रीडिंग आपसे पूछी गई है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 0 ने किसको पार किया है। तो यहाँ पे देखिए 4 के बीच में एक गैप है, तो यानी आगे 3 यहाँ होगा, तो ये 3.5 हो गया। ये कितना हो गया 35। सबसे पहले तो 35 है मैम। अब पॉइंट में देखते हैं कौन सी लाइन मैच हुई है 25 की। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, तो 25 दूनी 50। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा 30.550 mm, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर तो शायद सबको ही पढ़ना आता होगा इजीली, तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ना आता हो तो भाई प्रॉपर वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर पे भी वीडियो बना लेंगे एक, और डायल वर्नियर पे भी एक वीडियो बना लेंगे। सबकी रीडिंग आपको अच्छे से लेनी आनी चाहिए, आप कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन है, वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनते हैं। ऑप्शन है टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी कि जंग से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग टूटने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन विकृति को रोकने के लिए, और टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। विकृति को रोकने के लिए अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन से हम बनाते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर बनाने के बाद दरारें गिर गई तो हमारी सतह वो कहाँ से अच्छी डेटम सरफेस हमको प्रोवाइड करवाएगी, जब खुद में उसमें दरारें आ जाएंगी। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन से हम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 114 का, समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जिसको कहते हैं का मुख्य लाभ क्या है। देखिए इसमें विभिन्न कोण निर्धारित कर सकते हैं, विभिन्न गहराई निर्धारित कर सकते हैं, विभिन्न लंबाई निर्धारित कर सकते हैं, या विभिन्न ऊंचाई निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को जोड़ करके हम एक ऊंचाई बना सकते हैं। तो हमारा सही आंसर है वो डिफरेंट जो लेंथ है टू सेट डिफरेंट हाइट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 115 का, Which part of universal surface gauge is used to set scriber at required position exactly? यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका नाम ही यूनिवर्सल है, तो इसमें अलग से क्या दिया गया है हमें उसकी बात करेंगे। ऑप्शन है स्नग, गाइड पिन, रोकर आर्म और फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो सही जगह पे ले जाकर के सेट करने के लिए हमें फाइन एडजस्टिंग स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, कन्वर्ट द 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। आपको 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं वो बताने हैं। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। भाई यूनिट सभी अच्छे से याद कर लेना, आपसे कौन सी भी यूनिट पूछी जा सकती है। इस वी ब्लॉक का नाम क्या आपको बताना है। तो सबको पता है भाई, इसके अंदर एक ही ग्रूव दिया गया है और एक ही लेवल दिया गया है। ऑप्शन में देखिए किसमें है, ऑप्शन दिया गया है वी ग्रूव वी ब्लॉक। अरे वी ग्रूव वी ब्लॉक का क्या मतलब है यार। अगला है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। देखिए सिंगल ही ग्रूव है और सिंगल ही लेवल है अपने पास। अगला ऑप्शन है डबल लेवल सिंगल ग्रूव, सिंगल लेवल डबल ग्रूव। ये कब होता, यहाँ पे जब एक और बन जाता तो डबल लेवल हो जाता, नीचे की साइड में भी अगर ये होता तो डबल ग्रूव हो जाता, ठीक है। तो ये अभी सिंगल सिंगल है, तो हमारा ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। सिंगल लेवल और सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 118 का, कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको एक ये लंबाई में पाइप सी दिखाई दे रही है, इसको तो कहते हैं हम स्प्लिट लेवल, ठीक है।
इसके नीचे ये जो ब्लैक सा लगा हुआ है ये है आपका क्लैंप नट, जिसने रूल को नीचे से पकड़ रखा है, और नीचे ये है, ये आपकी रूल है। बच गया क्या, ऊपर एक छोटा सा स्क्राइबर निकला रहता है, उसी को इसने टिक कर रखा है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो स्क्राइबर हो जाएगा। अगर इसने प्रॉपरली अपने को स्प्लिट लेवल पूछा होता तो ये जो तीर का निशान है स्प्लिट लेवल के सेंटर में ऐसे हमको मिलता, इसलिए यहाँ पे स्क्राइबर छोटा सा है तो उस छोटे से के ऊपर ये तीर लगी हुई है, तो हमारा स्क्राइबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन बी। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। 119 का क्वेश्चन देखते हैं, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया हमारा, तो हमारा जो ऑप्शन है वो जेनी कैलिपर के साथ में चला जाएगा। जेनी कैलिपर से हम किसी राउंड बार का सेंटर है वो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 120 का और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, बहुत ही प्यारा डायग्राम है ये डायग्राम सबको याद होना चाहिए। छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम बताइए। तो ए इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये अल्फा, इसी को ये कह रहे हैं। ये कौन सा एंगल आपको बताना है, तो ये आपका क्लियरेंस एंगल है, मैं बता चुका हूँ कई बार। ये आपका क्लियरेंस एंगल है, ये आपका कटिंग एंगल है, ये आपका रैक एंगल है, और ये आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अभी हमने पीछे एक डायग्राम बना के भी मैं नहीं बताया था आपको, तो वो यहाँ पे आ भी गया आपके सामने। ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। ये सारे एंगल आपको याद होने चाहिए। ये बढ़ने से ये घटता है, ये घटने से बढ़ता है, ये सारी चीज़ें इस तरह का डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन इनमें से चीजल में से देखने को जरूर मिलेंगे, इनके यूजेस में से या इनके एंगल में से। तो आज के लिए इतना ही है इस क्लास के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं भाई, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भाई जरूर कमेंट सेक्शन में बता करके जाएं, ऐसे नहीं जाए कोई भी साथी। और लाइक जरूर कर दे भाई, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन है वो हमको भी मिलता रहे, क्या कोई सुधार कर सकते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।